हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज जयेश ठाकुर, ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ सन प्राइवेट आईटीआई दुर्ग, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है, जैसे हमारे पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि कितने प्रकार के एनर्जी मीटर होते हैं, है ना, और कैसे और क्या काम करते हैं। वैसे आज हमारा जो एनर्जी मीटर होता है वो मुख्यतः वैसे तो आजकल दो प्रकार का है। एक एनालॉग एनर्जी मीटर होता है और एक डिजिटल एनर्जी मीटर होता है। ओके। एनालॉग एनर्जी मीटर जैसे हम लोग सब अभी पढ़ते आ रहे हैं कि एनालॉग एनर्जी मीटर जो होती है, इसका जो पाठ्यांक जो लिया जाता है वो एनालॉग के रूप में लिया जाता है। और इस एनर्जी मीटर में मुख्यतः छोटे छोटे 5 मीटर होते हैं, जिसके अंदर एक घूर्ण डिस्क के आंतरिक रूप में संयोजित किया जाता है। जैसे कि क्या होता है कि इसमें एक एनालॉग रूप में दर्शाया जाता है, और एनालॉग रूप में दर्शाने के बाद इसके अंदर 5 छोटे छोटे मीटर होते हैं। उस मीटर के अंदर एक छोटे छोटे डिस्क होते हैं। वो डिस्क जब घूमते हैं तो रीडिंग क्या होता है, हमको मिलता है ना। जैसे इसका गुणांक क्या होता है, 1, 10, 100, 100, 10,000 किलो वाट आवर होता है। और इसमें ऊर्जा का समाकलन किया जाता है, लेकिन इसमें त्रुटियां बहुत होती है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे इसमें यहाँ देखो, रीडिंग देख लो, इस यहाँ पर जो 5 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो हमारा एनालॉग एनर्जी मीटर है। ओके। अब हमारा जो आता है डिजिटल एनर्जी मीटर। डिजिटल एनर्जी मीटर जो होता है कि वो एनालॉग के समान ही होता है, बट इसमें ये क्या होता है कि इसमें जो संकेतक के रूप में होता है ना, वो एलसीडी स्क्रीन लगा रहा है, जैसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसमें ये जो एनालॉग मीटर जो होता है ना, मतलब जो डिजिटल मीटर होता है, एनर्जी मीटर होता है, इसमें एनालॉग को क्या करते हैं अपन डिजिटल में कन्वर्ट करके हम लोग लगाए जाते हैं, जो कि हमारा जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले हमें शो करता है, किसके रूप में शो करता है, हमारा डिजिटल के रूप में वो शो करता है। और हमें जैसे हमारे घरों में जो लगा रहता है आजकल, जो लगा हुआ डिजिटल एनर्जी मीटर लगा होता है। तो मुख्यतः एनर्जी मीटर जो हमारा दिशा निर्देश जो होते हैं डिस्प्ले के आधार पर होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार का हो गया, एक एनालॉग एनर्जी मीटर हो गया और एक डिजिटल एनर्जी मीटर हो गया। अब आता है एनर्जी मीटर में सामान्यतः कितने त्रुटि होते हैं। तो देखो, कोई भी चीज अगर काम कर रहा है तो उसमें मुख्यतः त्रुटि होगा। तो डिजिटल एनर्जी मीटर मुख्यतः 2 प्रकार की त्रुटि होती है। एक क्रीपिंग त्रुटि होता है, एक गति त्रुटि होता है, और एक होता है फेज त्रुटि होता है, और चौथा होता है घर्षण त्रुटि होता है, और 5वां होता है तापमान त्रुटि होता है। दिख रहा है आप लोगों को, है ना। तो देखो, पहला क्रीपिंग त्रुटि क्या होता है। क्रीपिंग त्रुटि वह त्रुटि होता है कि अगर लोड उपस्थित ना हो लेकिन जो डिस्क अगर घूम रहा है, तो उस प्रकार में जो त्रुटि होता है उसे क्रीपिंग त्रुटि कहते हैं। और इस त्रुटि को अगर हम लोग को भगाना है तो हम क्या करेंगे, जो डिस्क होता है उसमें एक छेद कर देते हैं, छेद बना दिया जाता है, जिससे क्रीपिंग त्रुटि हमारा हट जाता है। दूसरा होता है ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि जो गति त्रुटि, इसमें क्या हो जाता है कि डिस्क का एक निर्धारित गति होता है, उस निर्धारित गति से अगर वो घूर्णन नहीं करता है, ठीक है, अब मान लो अगर अपेक्षा का जो निर्धारित गति से अगर एक निर्धारित गति होता है, अगर उस गति से वो कम घूर्णन कर रहा है, उस गति से अधिक घूर्णन कर रहा है, तो इस प्रकार जो त्रुटि होती है उसे गति त्रुटि। फेज त्रुटि ये होता है कि जब प्रेशर कॉइल में कोई धारा प्रवाहित हो रहा है और वोल्टेज से देखो क्या हो रहा है कि प्रेशर कॉइल प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होती है। देखो, मतलब अगर प्रेशर कॉइल में धारा बह रही है और वह जो वोल्टेज से ठीक 90 अंश की पश्चगामी होती है, तो इस प्रकार त्रुटि को क्या उत्पन्न करते हैं, फेज त्रुटि कहते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, हमें फेज कॉइल को श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, बन जाएगा। तो मुख्यतः जो एनर्जी मीटर जो मुख्यतः होता है वो 4 जो त्रुटि बताया गया मैंने, क्रीपिंग त्रुटि, गति त्रुटि और फेज त्रुटि, यहाँ पर काम होता है। ठीक है। देखो, अब आता है घर्षण त्रुटि। घर्षण त्रुटि जो होता है, इसमें क्या हो जाता है कि मान लो अगर क्योंकि उसके अंदर एक बेयरिंग लगा रहता है, अगर उस बेयरिंग में स्नेहक नहीं होगा और स्नेहक कमी होने के कारण जो वो घूमने लगेगा लेकिन आवाज करेगा, तो इस प्रकार जो त्रुटि होती है वो घर्षण त्रुटि। अब आता है तापमान। अगर लोड करंट के मान से उस मान में अधिक मान में करंट बह रहा है, और अधिक करंट का मान बहने के साथ ही अगर बह तो रहा है लेकिन अगर वो शोर उत्पन्न कर रहा है, तो इस प्रकार का जो त्रुटि होता है उसे बोलते हैं हम लोग तापमान त्रुटि कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें शक्ति खपत नहीं दर्शाएगा, लेकिन अतिरिक्त में जल भी सकता है, अगर हो गया तो ये जल भी सकता है। ठीक है। अब आता है देखो फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी जो मीटर होता है, फ्रीक्वेंसी मीटर जो हमें अनेक प्रकार के यंत्र में लगे होते प्रकार का होता है। देखो लिखा है, विद्युत उत्पादन द्वारा विद्युत केंद्रों पर एसी स्रोत की फ्रीक्वेंसी मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फ्रीक्वेंसी मीटर अनेक प्रकार का होता है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, हमारे जो भारत में फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ट्ज पे काम करता है, 50 हर्ट्ज पे काम करता है। एसी में, डीसी फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0 होता है। तो सेम वही है कि जो
डीसी में फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0 होता है। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, अब जो हम लोग एसी के फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए किया जाता है, या अनेक प्रकार का, जैसे देखो रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर, विद्युत डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर, मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर और इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक है, तो देखो पहला जो हमारा है रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी जो होता है ये पदार्थों की कंपन की आवृत्ति पर आधारित होता है। मतलब देखो कोई भी अगर पदार्थ है तो उस पदार्थ में क्या होता है कि उसका एक प्राकृतिक कंपन होता है, और जो कंपन होता है वो उसके आकार पर भी निर्भर कर दिया जाता है। ठीक है ना, है ना। तो यदि रखना कि अगर देखो अगर मान लो अगर कोई वस्तु है उसको रख दिया जाए, वो किसी माध्यम से अगर उसमें कंपन हो रहा है, तो कंपन होने के साथ साथ क्या होगा, उसकी आवृत्ति में भी क्या होगा, कंपन होगा, और उसकी आवृत्ति के बराबर हो जाता है। तो याद रखना जो वस्तु के कंपनों का आयाम है बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, बन जाएगा। संरचना अपन बोल सकते हैं, यहाँ पर संरचना आप लोग देख लो कि कैसे कैसे दिख रहा है। देखो लेमिनेटेड चुंबकीय कोर होता है, इसका वाइंडिंग होता है, लौ पत्तियां होती हैं, फ्लैक्स लगे होते हैं। ठीक है, तो अभी पढ़ लेते हैं। देखो इस यंत्र में एक विद्युत चुंबक होता है, दिख रहा है। 7-8 लोहे की पत्तियां जुड़ी होती हैं, जो पत्तियां एल आकृति की होती हैं। ठीक है, दिख रहा है एल आकृति की पट्टी लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। और उसकी मुड़ी भुजा पर सफेद पेंट आलोपित किया जाता है। देखो जो मुड़ी हुई यहाँ पट्टी है उसमें सफेद पेंट आलोपित कर दिया जाता है। इस पत्तियों की चौड़ाई लगभग 4 मिलीमीटर और मोटाई लगभग 0.5 मीटर रखा जाता है, और ये अंदर रखा जाता है। इस आवृत्ति बढ़ने पर लाइन में लगाया जाता है। सिंपल है। देखो कार्य प्रणाली किस प्रकार से ये काम करता है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, सिंपल है। यहाँ पर यंत्र के स्रोत को समांतर, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी मीटर लगा रहता है वो किस में कनेक्टेड किया जाता है, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है ना। देखो क्या होता है, जो इसमें समांतर क्रम में करने की वजह से इसमें धारा दिया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक एक परिवर्तित प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जो कि स्रोत आवृत्ति परिवर्तित होने पर परिवर्तित होता है। देखो जब हम लोग इसमें क्या होता है कि ये जो इसको तो हम लोग समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। दूसरा ये बोल सकते हैं कि जैसे ही हम लोग इसमें विद्युत धारा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इसमें क्या हो जाता है, आवृत्ति उत्पन्न होती है, और आवृत्ति का ये परिवर्तित होता है। ठीक है, आवृत्ति होने का परिवर्तित होता है। जिस पत्ती की प्राकृतिक कंपन आवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन दर के बराबर होती है, वह पत्ती अधिक आयाम के साथ कंपन करती है। मतलब अगर कोई पत्ती है, प्राकृतिक कंपन की आवृत्ति हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन दर के कारण वो बराबर हो जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि अगर ये बराबर है तो फ्लैक्स के काम बनता है, इसी वजह से काम करता है। ठीक है, तो वही है कि अधिक आयाम के साथ हम इस आवृत्ति पर काम करते हैं, और आवृत्ति जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, अधिक आयाम के साथ कंपन करने वाली आवृत्ति के साथ जो स्रोत की आवृत्ति होती है। ओके, बन जाएगा। हाँ देखो यह यंत्र स्रोत वोल्टेज परिवर्तनों में अप्रभावित रहता है। यह स्रोत वोल्टेज परिवर्तन से फ्रीक्वेंसी परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह यंत्र हाफ चक्र से कम आवृत्ति अंतर को नहीं पढ़ सकता। मतलब जो हाफ चक्र की अंतर की संख्या को बराबर फ्लैक्स बने होते हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ पाता। इस चीजों की विशेषता को आप लोग को याद रखना है। तो पहला जो अपना पॉइंट था रीड प्रकार फ्रीक्वेंसी मीटर, वो क्लियर हो गया। दूसरा होता है विद्युत डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर। देखो यह एक प्रकार का मूविंग कॉइल मीटर होता है जिसमें दो चुंबक, ठीक है, दो चुंबक के मध्यम मूविंग प्रकार के दो कॉइल एक दूसरे के 90 अंश में संयोजित होते हैं। यह डीसी पर कार्य करता है। एसी व डीसी परिवर्तित करने के 2 ब्रिज रेक्टिफायर बने होते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर होता है जिसमें सप्लाई के प्रतिरोधक व संधारित्र लगे होते हैं। प्रतिरोध और सी के बीच का मीटर 40 से 60 हर्ट्ज होता है और 50 हर्ट्ज आवृत्ति मापी जा सकती है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, विद्युत डायनामिक सिस्टम देख लो यहाँ का जो डायग्राम है, इसमें क्या लगा था, 2 चुंबक लगे होते हैं, और 2 चुंबक लगे होने के बाद इसमें क्या होता है, 2 कॉइल एक दूसरे से 90 अंश के डिग्री में लगे होते हैं। उसी में एक संकेतक लगा होता है, अप पैमाना लगा होता है। ठीक है, और एसी व डीसी को कंपन करने के लिए इसमें क्या लेते हैं, 2 ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है। देख लो ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर दिख रहा होगा, 2 ब्रिज रेक्टिफायर और एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा होता है। यहाँ से 40 से 60 से लेकर 8000 से लेकर 12000 तक की आवृत्ति को इसमें मापा जा सकता है। देखो एक मूविंग कॉइल प्रकार के यंत्र 2 कॉइल, एक एक्स वाई कॉइल स्पिंडल से जो अवलंबित किया जाता है। तो पता है, संरचना सब देख ही रहे हो आप लोग, पता चल गया। कार्य प्रणाली में हम लोग डायरेक्ट आते हैं। देख लो यंत्रों को एसी स्रोत से जोड़ने पर कॉइल्स एक्स तथा वाई के ब्रिज रेक्टिफायर से रेक्टिफाइड डीसी प्राप्त होती है। सामान्यतः अवस्था में दोनों कुंडलियों बराबर तथा विपरीत दिशा टॉर्क उत्पन्न होता है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति दर्शाता है। जैसे ही हम लोग इसमें क्या करते हैं, अगर जैसे मान लो अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें धारा देते हैं, तो ये क्या करता है कि हाँ, जो जैसे हमें डीसी प्राप्त होता है, इस अवस्था में क्या होता है कि 2 कुंडलियों के बराबर और विपरीत दिशा में, ठीक है, जो कुंडली होता है उसमें बराबर विपरीत दिशा में टॉर्क उत्पन्न होता है। टॉर्क करने के कारण जो ये हमारा ये जो दिख रहा है संकेतक दिख रहा है, घूमने लगता है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है,
है ना, वही है, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल है। और एक्स टॉर्क के कारण इसका अथवा कम हो जाता है, वाई टॉर्क के कारण नियत रहता है। तो वही है आर्थ पर, अगर इसमें बोला है कि फ्रीक्वेंसी का मान कम अथवा कॉइल अधिक होने पर संयुक्त कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण होता है, और अगर अथवा अधिक और कम हो जाता है तो वाई के टॉर्क के कारण होता है। मतलब वही है कि एक्स कारण होता है, वाई के टॉर्क कारण होता है। तो अधिक होने परिणामी क्रमशः अधिक हो जैसा काम करने पर अधिक मान हमारा क्या होता है, दर्शाता है। ठीक है, विशेषता यह है कि यह यंत्र वोल्टेज परिवर्तनों में अप्रभावित रहता है, कोई परिवर्तन ना हो तो आराम से परिवर्तन कारण कम होता है। यह इस यंत्र का पैमाना अनुपातिक होता है, और यह मुख्यतः इसकी आवृत्ति माप सीमा 40 से 60 हर्ट्ज के अंतर कार्य किया जा सकता है, परंतु इस माप सीमा को प्राप्त मतलब ये है कि 60 तक किया जा सकता है, लेकिन आर और सी के मान को रख देने पर इसका मान को अपन क्या कर सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है। ओके, सिंपल है, बन सकता है। अब आता है तीसरा, आता है मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर। मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है, एक प्रकार का मूविंग प्रकार का यंत्र होता है। इसमें भी क्या होता है, दो कॉइल होते हैं जो कि दो 90 डिग्री में रखे होते हैं, एक पैमाना लगा रहता है और संकेतक लगा रहता है। इसमें एक रजिस्टर लगा होता है जो समांतर क्रम में लगा होता है, और एक इंडक्टेंस भी लगा होता है। देखो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा R2 और इंडक्टेंस लगाइए, और रेजिस्टेंस यहाँ पे इस प्रकार से लगा होता है। ठीक है, और यह एसी स्रोत से क्या जोड़ जाता है। इसका कार्य प्रणाली यह होता है कि यंत्र को जब एसी स्रोत से जोड़ने पर ना दोनों कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और इनमें से एक दूसरे के विपरीत कार्य करने का टॉर्क, मतलब जैसे ही धारा दे जाता है तो दोनों में विपरीत टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, और विपरीत टॉर्क उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, वो एक दूसरे के कारण टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, बन जाएगा, है ना। आगे जब हम लोग पढ़ते हैं, जब स्रोत आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज से अधिक हो जाता है तो L2 इंडक्टेंस रिएक्टेंस बढ़ जाने का कॉइल में से X में से कॉइल की अपेक्षा अधिक धारा बहती है। मतलब जैसे ही अगर 50 इंडक्टिव्स में देखो तो कॉइल में इंडक्टेंस रिएक्टेंस बढ़ जाने के कारण जो X होता है ना, उसमें धारा का मान Y की अपेक्षा क्या हो जाता है, धारा प्रवाहित होता है, और इसमें विक्षेप ज्यादा दर्शाने लगता है। एक्स चुंबकीय क्षेत्र का अधिक विक्षेप दर्शाने लगता है, और उसी प्रकार का कम हो जाता है तो इंडक्टिव में बढ़ जाने का एक्स की अपेक्षा वाई अधिक विद्युत धारा दर्शाने लगता है। तो मतलब एक दूसरे पर अगर देखो, अगर एक्स में बोल सकते हैं, हम ये बोलते हैं अगर बढ़ जाने के एक्स में वाई की अपेक्षा धारा होती है तो एक्स चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है और ये उच्च हाई दिशा आता है। सेम वही अगर कम हो जाता है तो फिर इंडक्टेंस रिएक्शन तो बढ़ जाता है। पहले में होता है L2 के कारण। देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर L2 है, ठीक है, L2 है, L2 में क्या हो जाता है, अगर L2 में इंडक्टेंस बढ़ने के कारण क्या होता है, अगर L2 में इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाने के कारण X के सापेक्षा Y में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, ज्यादा विक्षेप करता है। अगर कम होने के कारण क्या होता है, ज्यादा विक्षेप, कम विक्षेप करता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर ये अपना काम करता है। ओके, क्लियर है, बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का जो फ्रीक्वेंसी मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर निर्धारित होता है। इसमें विशोध इकाई के मान को दर्शाया जाता है। इसकी माप सीमा 50 से 60 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, बन जाएगा, सीमा है, इजी है। इसमें एलईडी प्रदर्शक आवृत्ति को दर्शाया जाता है, मतलब उसमें क्या लगा रहता है, लाइट एमिटिंग डायोड लगा होता है, और इस प्रकार से ये काम करता है हम लोगों का, है ना। अब आता है हमारा जो पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर हमारा निकालने का मुख्यतः जो होता है फॉर्मूला होता है सिंगल फेज के लिए और 3 फेज के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। कि सिंगल फेज में क्या होता है, जैसे वोल्ट मीटर में जो आदि प्रयोग किया जाता है, जैसे देखो cos फाई बराबर W/EI, cos फाई सिंगल फेज के लिए, 3 फेज के लिए W/√3EL इंटू क्या हो जाएगा IL। इस प्रकार से यहाँ काम करता है ये। देखो पावर फैक्टर मीटर कितने प्रकार का होता है, सिंगल फेज पावर फैक्टर, 3 फेज पावर फैक्टर, और तीसरा होता है मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर यहाँ पर काम किया जाता है। तो हम लोग को बेसिकली यही याद करना है कि पावर फैक्टर जो मुख्यतः 3 प्रकार का हो गया, एक सिंगल फेज हो गया, 3 फेज हो गया, और एक मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर यहाँ पर होता है। ओके, देखो सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में क्या होता है कि इसमें एक डायनामिक प्रकार का ना एक यंत्र होता है, जिसने देखो डायनामिक प्रकार का मतलब यहाँ पर डायनामिक रूप से यहाँ काम करता है। ठीक है, और इसमें जो तार यूज किया जाता है ना, इसमें जो करंट कॉइल जो बनाया जाता है वो तांबे के तार से बनाया जाता है, और इसमें 2 बेयरिंग लगा होता है, ताकि एक बेयरिंग जो लगा रहता है उसको घुमाने का काम करता है, अपने स्पिंडल को घुमाने का काम किया जाता है। ठीक है, याद रखना। तो वही है कि आलंबित करके ना एक महीन तार, देखो जो इनलेट तार से 2 करंट कॉइल्स बनाए जाते हैं और 2 प्रेशर। यहाँ पर ना क्या कहते हैं, तांबे के तार से एक करंट कॉइल, 2 करंट कॉइल बनाया जाता है, और एक प्रेशर कॉइल यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, और जो एक दूसरे से समकोण पर रखा जाता है, और करंट कॉइल पर लोड जो होता है वो श्रेणी क्रम पे होता है, प्रेशर कॉइल में समांतर क्रम में। तो सबको आप लोग पता है, जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं अभी तक, तो वही बोल सकते हैं कि एक प्रकार की क्रिया है, एक डायनामिक यंत्र है।
ठीक है। यहाँ पर तांबे के तार से एक करंट, दो करंट कॉइल और दो प्रेशर कॉइल यहाँ पर बनाया जाता है। करंट कॉइल जो होता है ये जो श्रेणी में संयोजित किया जाता है, और प्रेशर जो कॉइल होता है यहाँ पर समांतर क्रम में इसको संयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है, देखो यंत्र को स्रोत लोड से संयोजित करने के कारण प्रेशर कॉइल PC2, जैसे यहाँ पर देख लो, आप लोगों को दिख रहा है PC2 लोड जो हमें दिख रहा है ना, प्रेशर कॉइल PC2 जो धारा वोल्टेज के इन फेज रहती है, क्योंकि उसकी परिपथ में विद्युत संयोजित, और दूसरे प्रेशर कॉइल PC2 में विद्युत धारा के चौक करने के कारण 90 अंश के फेज अंतर रहते हैं। मतलब दोनों में क्या होता है ना, PC2 और PC के फेज में रहता है और चौक के कारण वो रहता है। पावर फैक्टर का मान इकाई होने के कारण लोड करंट और वोल्टेज इन फेज में रहता है, और यह संकेतक 1.0 दर्शाता है। जब इंडक्टिव लोड के कारण पावर फैक्टर मान इकाई से कम हो जाता है, लोड करंट वोल्टेज से पश्चिमगामी, और प्रेशर कॉइल PC2 पावर फैक्टर दर्शाने लगता है। सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है यहाँ पर। ओके, यहाँ बाल कमाने का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि ये पावर फैक्टर के अनुसार ही हमारा यहाँ रीडर देता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आगे का क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।